हेलो एवरीबॉडी। मैं हरिमोहन ठाकुरिया, डायरेक्टर आधार इंस्टीट्यूट, आप सभी का स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने आरपीएससी कॉलेज लेक्चर बॉटनी के लिए बनाया। बड़ा लंबे समय से इंतजार था कि आरपीएससी की वैकेंसी कब आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर या जैसे आप कॉलेज लेक्चर कह रहे हैं, कब उसका एग्जाम होगा और कब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप सभी लोग नेट सेट क्वालिफाइड हैं या पीएचडी आपका क्लियर है या आपको शायद एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करते हुए कई साल हो गए। थोड़ा सा इस पूरे वीडियो में मैंने बेसिक सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, कैसी एग्जाम होना है, किस बारे में है, ये सारी की सारी जानकारी दी है। थोड़ा सा अंत में हम लोग किस प्रकार से काम करने वाले हैं मैंने उसके बारे में बताया। कुछ एलिजिबिलिटी को लेके काफी लोगों के मन में अभी भी संशय है, जैसे बायोटेक वाले बच्चे क्या बॉटनी का कॉलेज लेक्चर एग्जाम दे सकते हैं क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है। वैसे तो पिछली बार लोगों ने दिया था और कुछ क्वालिफाई भी किए थे, इंटरव्यू तक भी पहुंचे थे, पर वहां इंटरव्यू उनका लिया नहीं गया और उसका जो कोर्ट केस चल रहा है अभी तक काफी लंबे समय से, उसके बारे में अभी तक एग्जैक्ट क्लियर स्थिति नहीं है। तो अगर आप लोग वाकई में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले ही हाई कोर्ट में इस सवाल को कर लें कि जब आधा सिलेबस आपके बॉटनी का जो है, अगर मैं पेपर 2 को लें, कंप्लीटली बायोटेक्नोलॉजी का है, तो फिर आपको एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में क्यों नहीं माना जाता। बहुत आसान सा प्रश्न है, वैसे मुझे पता है मैं आग लगा रहा हूँ, बट ये किया जाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में ऐसे हैं जो एक्चुअली इस लायक हैं या उनकी काबिलियत इतनी जबरदस्त है कि वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी सरकार ये सारे मौके नहीं दे रहा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा जाके रेल रोक लीजिए, क्योंकि रेल रोकने से भी आजकल आरक्षण मिल जाता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि शहर को जला दीजिए, बट एटलीस्ट कुछ तो आवाज उठाइए। खैर, मैं आरपीएससी के इस पूरी की पूरे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेबस है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। वैकेंसी वगैरह के बारे में आपको सबको पता लगी गया होगा कि बॉटनी में 33 और जूलॉजी में 30 वैकेंसीज हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि जनरल की 11 और 10 अलग अलग सीट्स हैं, और ओवरऑल आपको डिस्क्रिप्शन पता है इस चीज के बारे में, वो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वैसे तो पिछली बार जैसा ही है, काफी कुछ इसमें बदला नहीं है कि भाई आपको 55% आपके एमएससी में होने ही चाहिए, आपके ग्रेजुएशन और 10th से लेके ग्रेजुएशन तक कहीं भी 50% से कम नहीं होने चाहिए। इस तरह के जो बेसिक, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वैसे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है अगर हम आईआईटी जेई के हिसाब से देखें तो, बट स्टिल का कुछ कुछ रखने का प्रयास किया है कि भाई एटलीस्ट इतना तो हो। मैं अगेन कहूंगा, आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बट एटलीस्ट कुछ तो मैटर करती है। एक रिफ्लेक्शन तो होता है कि आपने अनुशासन कितना रखा है अपने जीवन में, जो शुरुआती जीवन है आपका 9वीं से लेकर और 12वीं तक, और फिर ग्रेजुएशन से लेकर और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इट डजेंट मैटर कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया जैसे तैसे 4-5 साल प्रिपरेशन करके भी, क्योंकि ये आपको भी पता है कि लोग पीएमटी भी क्वालिफाई करते हैं 5-5 साल प्रिपरेशन करके, तो नेट भी क्वालिफाई किया जा सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये क्राइटेरिया रखने का एक सिंपल सा मतलब है कि एक बहुत ज्यादा धीर गंभीर असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान सरकार अपने जनता को दे, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसको दे, तो मैं कुछ हद तक इसको सही भी मानता हूँ। खैर, ये आपका अपना आउटलुक है। थोड़ा सा सेट और स्लेट, आजकल सेट होता है, पहले स्लेट हुआ करता था, उसके संबंध में भी क्लियर रखिएगा कि अगर आपने 2002 से पहले का आपका सेट क्वालिफाई है किसी भी स्टेट से, तो आपको मान्य माना जाएगा, और आप किसी अदर स्टेट के हैं और 2002 के बाद का आपका सेट क्वालिफाई है, तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता, आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट डजेंट मैटर, आजकल नेट क्वालिफाई होता है ज्यादातर, तो सेट वाले इतने 2002 तो बहुत बड़ी डेट हो गई है। आयु सीमा के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर है कि 40 साल से कम आपकी होनी चाहिए जनरल के केस में, और जो ओवरऑल छूट दे है जो अलग अलग कैटेगरीज की, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर है कि 5 साल का एक क्राइटेरिया रखा है। मेन जो मुझे आज डिस्कशन करना है वो आपके नंबर्स को लेकर है। यहाँ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीन चीजें रखी गई है, चूंकि सभी सरकारें ये कोशिश करती है कि उनके ही राज्य के बच्चे उस पर्टिकुलर राज्य में स्थापित हों, तो ये ज्यादातर सभी जगह पर मैंने देखा है कि अगर मध्य प्रदेश का है तो जनरल स्टडीज ऑफ मध्य प्रदेश कर देते हैं, वो बात अलग है। अभी मध्य प्रदेश में सरकार ने वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहीं के बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरह के कुछ फरमान निकाले हैं। बट राजस्थान अभी बड़े दिल का है, हम लोग सभी राज्यों के बच्चों का स्वागत करते हैं, प्रोवाइडेड आपको राजस्थान के बारे में पता हो। तो जो तीसरा पेपर है वो ये जानने के लिए कि आप राजस्थान को कितना पसंद करते हैं। वैसे मुझे पता है पसंद करना और नॉलेज हो जाना दो अलग अलग बातें हैं, बट फिर भी आपको जानकारी संपूर्ण होनी चाहिए कि राजस्थान का भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, हमारी यहाँ की संस्कृति क्या है। तो तीसरा जो पेपर है वो आपके 50 नंबर का है, पहले दो पेपर 75-75 नंबर के, तो कुल मिलाकर 200 नंबर का आपका रिटर्न पेपर है।
200 में से जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो लोगों का, वो 140 से 160 पे लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं। 140 से 160 जनरल की मैं कैटेगरी के ले रहा हूँ। और इंटरव्यू के सेंस में देखा जाए तो 24 नंबर का एक इंटरव्यू है, जो कि एक रिफ्लेक्शन होता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा अगर आप कहीं किनारे पे हैं तो आपकी पार लग जाएगी। मार्किंग सिस्टम के बाद आ जाए, जो हम लोगों के यहाँ से पिछले 2-3 सालों में जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, मिस ममता भायल इस वक्त मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। मिस्टर अजय, ये भी गंगानगर में स्थापित हैं। मिस दीक्षा, ये भी मध्य प्रदेश में राजस्थान की यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से, लेकिन सिलेक्शन इनका मध्य प्रदेश में हो गया। अगेन ये मामला सारा मेहनत का होता है। मिस प्रियंका शर्मा, ये अभी जालोर में स्थापित हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर। मिस संतोष शर्मा, ये अभी झालावाड़ में स्थापित हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट में। थोड़ा सा बॉटनी के सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए। बॉटनी का सिलेबस वैसे तो काफी, कुछ लोगों को लगता है कि एलएम की शीट्स पढ़ लेंगे, नीट की शीट्स पढ़ लेंगे और कल्याण हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर ईमानदारी से काम किया जाए और हम जैसे चीट डाइट होता है, कोई लोग जो करते हैं डाइटिंग वगैरह में, उसमें चीट डेट होती है कि उसमें हम खुद से ही चीटिंग कर लेते हैं, चलो आज नहीं करते हैं। तो आप चीटिंग ना करें खुद के साथ, चलो आज ऐसा ही कर लेते हैं। ज्यादा क्यों पढ़ा जाए, हम लोग 12th लेवल की एलएम की शीट ही पढ़ लेते हैं, नीट की शीट ही पढ़ लेते हैं। वैसा ना करें, क्योंकि उसमें थैलास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं एलगी में जाऊं, क्राइटेरिया ऑफ द एलगी क्लासिफिकेशन की डिटेल्स नहीं लिखी हुई है, सिर्फ क्लासिफिकेशन के बेसिक्स दिए हुए हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। इसके बाद मैं चला जाऊं, अगर मैं फंजाई के केस में, तो फंजाई में आपके सिंपल गैमेटेंजियल पॉपुलेशन क्या होता है और गैमेटिक कॉन्टेक्ट क्या होता है, बेसिक बेसिक जो होमोथेलिज्म हेटेरोथेलिज्म होता क्या है। लेकिन अगर डिटेल्स में चले जाएं तो वो मामला नहीं बनता है। पैरासेक्सुअलिटी ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज वाला मामला है, लेकिन आपको डिटेल पता होना चाहिए पैरासेक्सुअलिटी है क्या। उसके बाद कम से कम 2 क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, जिसमें रिसेंट वाला जो आपका एलेक्सोपोलस वाला है वो आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ भाई, एलेक्सोपोलस वाला क्लासिफिकेशन ये है, ये क्राइटेरिया रखे गए हैं। ओमाइसिटीज को बाहर क्यों रखा गया है, काइट्रिडिस जो आपके हैं, काइट्रिड्स जो हैं वो कैसे रखे गए हैं, ये आपको रिसेंट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जो एक क्लासिफिकेशन आजकल ट्रेंड में आ रहा है, उसके बारे में भी आपको पता हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपसे बेसिक क्लासिफिकेशन नहीं पूछने वाले जो आप 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हो, इसको आप क्लियर रखें। माइक्रोराइजा की डिटेल्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी फंगल ग्रुप्स जो है माइक्रोराइजा में इन्वॉल्व है, हर्टिग्नेट क्या होता है, एंडोमाइक्रोराइजा एक्टोमाइक्रोराइजा के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, वाम क्या होता है, लाइकिन की ओवरऑल क्लासिफिकेशन अगर आप ले सकें, बहुत डिटेल्ड अगर ले सकें, ये आपको जरूरी है। फिर तीसरी जो यूनिट है, इसको मैं यूजुअली बोलता हूँ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ बॉटनी। मोटे मोटे तौर पर आप लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सारा मामला होता है कि आपको बैक्टीरिया वर्सेस प्लांट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पैथोलॉजी में इन्होंने ठीक है कुछ डिजीजेस दी हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको काफी कुछ पता होना चाहिए, हाउ एग्जैक्टली बैक्टीरिया इज गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट, ये आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। वायरस, वायरोइड, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, योर स्पाइरोप्लाज्मा। उसके बाद मैं आपसे कह दूं कि वायरस का जो क्रिप्टोग्राम है, इवन यहां तक आपको पता होना चाहिए, ये आपका बेसिक आइडिया होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान में। पैथोलॉजी प्रॉपर एक यूनिट दी हुई है, तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एर्गोट क्या होता है, स्मट क्या होता है, जो पक्सीनिया है वो क्या कर रहा है, और ब्लैक पाउडर किस में बनता है, व्हाइट डॉट्स किस में क्रिएट होते हैं, येलो डॉट्स किस में क्रिएट होते हैं, यूस्टिलिगो क्या करता है, एंड सॉन। इतनी सारी तरह की माइन्यूट चीजें आपको पता होनी चाहिए, विशेष रूप से जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके बारे में। तो आप कोशिश करें टेबुलेटेड फॉर्म में 3 से 4 पेज अलग से बना के रखें रट्टा मारने के लिए, जो कि मैच द टेबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आजकल, जो हम लोग भी काफी सारा फॉलो कर रहे हैं हमारी कोचिंग में भी। ओवरऑल डेफिनेशंस के हर एक चीज का उन्होंने काफी कुछ दे रखा है, कौन कौन सी डिजीजेस के बारे में आपसे बात करेंगे। तो यूनिट वाइज आप एक एक पेज की हर एक चीज प्रिपेयर करें, डिजीज, कॉजल एजेंट, बेसिक सिम्टम्स, बेसिक रेमिडीज, इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करें। जनरल कैरेक्टर्स, थोड़ा इसको अपन ले लें कि जनरल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर वगैरह के जो ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनको एक ही यूनिट में रखा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें इवोल्यूशन ऑफ स्टील, हेटेरोस्पोरी, सीड हैबिट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पेलियोबॉटनी, ये तीसरी वाली जो बात है प्रिंसिपल ऑफ पेलियोबॉटनी, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। ये यहाँ आपसे ये नहीं पूछने वाले व्हाट इज द लिविंग फॉसिल इन द जिम्नोस्पर्म एंड विच स्टील एक्चुअली डेवलप फर्स्ट, आपसे ये नहीं पूछने वाले, थोड़ा सा
स्तर को मेंटेन करना है, आपको लेवल मेंटेन करना है। फिर एंजियोस्पर्म में आ जाओ। आपकी जो सिंह वाली बुक है, सिंह में पूरा नाम याद नहीं है, उस बुक की पहले जो 5 चैप्टर है जिसमें पूरा नॉमेनक्लेचर है, येलोइश बुक है, उसको पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे की जाती है, टेक्सोनोमिक टूल्स में आपके हर्बेरियम वगैरह की सारी कहानी, प्रेफरेंसेस कैसे दी जाती हैं, ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है, नाम कैसे चेंज होता है, कौन से नाम फॉरबिडन है, वो सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको करनी है। एंजियोस्पर्म के जो 3-4 मेजर आपके हैं, बेंथम हुकर, एंगलर पेंटल, हचिंसन, तख्ताजन, ये आपको सारे क्लियर होने चाहिए। इसमें यूजुअली कौन से वाले ग्रुप को कैसे रखा गया था, कौन सी सीरीज कौन सी वाली है, इस तरह से आता है। और रोल ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मजे की बात है अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे बॉटनी के, तो इसमें एनाटॉमी के नाम पे कहीं कुछ यूनिट दे ही नहीं रखी है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको एनाटॉमी के बेसिक फिर भी पता होने चाहिए, चाहे सिलेबस में नहीं है। द रीजन बीइंग, यहां पर आपके एक चीज लिखी हुई है, रोल ऑफ एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि अगली जो यूनिट है वो आपके मॉर्फोलॉजी में है और पूरी सिलेबस में एनाटॉमी के नाम पे कुछ नहीं है। तो लाइक बीइंग एन स्टूडेंट, अगर मुझे एग्जाम देना है तो मैं क्या करूंगा, आजू बाजू वाला टॉपिक हमेशा तैयार करके रखूंगा, क्योंकि कई बार सिलेबस में क्लियरली डिफाइन नहीं होता, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो यू कांट चैलेंज, आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कहीं पर लिखा है उन्होंने कि रोल ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, तो पेलिनोलॉजी तक का मामला मतलब अपना जो पोलन वलन की सारी स्टोरीज क्लियर होनी चाहिए हर तरह के। एनाटॉमी एज ए यूनिट नहीं दे रखा है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई एनाटॉमी के मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर है, डाइकोट का क्या फंडा है, मोनोकोट का क्या फंडा है, क्योंकि आपको बेंथम हुकर में डाइकोट मोनोकोट तो पढ़ना ही है। डिस्सीफ्लोरी, थैलेमीफ्लोरी आपको पढ़ना ही है, तो ऑब्वियसली एम्ब्रियोलॉजी का फंडा आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चाहे एम्ब्रियोलॉजी उन्होंने दे रखी है सिलेबस में 8वें नंबर पे, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर एनाटॉमी एज ए एनाटॉमी कहीं नहीं दे रखी कि भाई पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, ये नहीं दे रखा है। तो लेकिन हमें प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने में नुकसान नहीं होता। इकोलॉजी, आपकी इकोलॉजी जूलॉजी वालों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूंगा कि पॉल्यूशन एक पूरी की पूरी यूनिट है, थोड़ा सा मेरे यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, 9वीं और 10वीं एक ही उसमें हो रखी है, एक ही पैराग्राफ में हो रखी है, तो 9वीं और 10वीं यूनिट बहुत बड़ा सिलेबस बना रही है आपका। जैसे अगर मैं 12 में डिवाइड कर लूं तो 75/12 होता है आपका 6, तो 2 यूनिट के हिसाब से लगभग 12 क्वेश्चन आपकी इकोलॉजी के आएंगे। अगर मैं एक ऑन एन एवरेज लूं कि भाई 75/12, तो अराउंड 6 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, 6.23 के आसपास जो भी वैल्यू आएगी, और उस हिसाब से एक यूनिट में से 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस वाले पेपर में। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि 12 क्वेश्चन आपके इसमें से बनेंगे। इसी तरह से आपके 6-7 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक बॉटनी के बन रहे हैं। इकोनॉमिक बॉटनी पूरी की पूरी आपकी कोचर वाली बुक घुसा दी इन्होंने। जैन वाली बुक ले लो या कोचर वाली बुक ले लो, जो भी आप लेते हो, वो पूरी की पूरी लेगी। टूल्स एंड टेक्निक्स, अगेन सारी टूल्स एंड टेक्निक्स को एक यूनिट में डाल दिया, जिसमें कि लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे। अब आपके पास एक धर्म संकट हो जाता है, यार रखें या छोड़ें, भाई छोड़ नहीं सकते आप। 6 क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष रूप से जब आपको पता है कि आपके पिताजी कोई एमएलए नहीं है, आपके पिताजी कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, आपका राजनीतिक पहुंच बहुत ज्यादा नहीं है कि 24 में 24 नंबर उधर आ जाएंगे इंटरव्यू वाले। वैसे मुझे पता है ये सब वर्क नहीं करता है, ठीक है, बट एक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। अगर आपने ये 6 नंबर भी गेन कर लिए, तो वहां 24 में से अगर आपको 10 नंबर भी मिल रहा है, 5 नंबर भी मिल रहा है, तो नुकसान का सौदा नहीं है, किनारे से नहीं मरोगे, पूरे में से पूरे लेके आओ, इंटरव्यू पे डिपेंडेंस लीस्ट रख दो। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आगे हाथ में ना फैलाना पड़े, क्योंकि कल को आप अननेसेसरी डिप्रेशन में रहो कि भाई हमारा रिटर्न तो क्वालिफाई हो गया, पता नहीं हमारा अब इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। हर साल बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, इंटरव्यू में मेरा क्या होगा, मेरी तो कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है। अरे नहीं होता भाई, पिछले साल हमने देखा है किसी राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति का नहीं हुआ, बहुत ईमानदारी से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से सिलेक्शन होता है। बट स्टिल दिमाग में आप लोगों के होता है ये, कई मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, हमसे तो 15 लाख रुपए मांगे, झूठ बोल रहा है यार, आर यू लाइंग, कोई नहीं मांगता है ऐसे, क्योंकि मरना है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना इतना खतरनाक है, लोगों को डर लगता है भाई, लोग डरने लगे हैं अब आपसे। खैर, मैं पेपर 2 के बारे में कहूं, पेपर 2 अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी 12 यूनिट का मामला है, और उन्होंने 6 क्वेश्चन देखा जाए तो वो प्लांट वाटर रिलेशन वाले टॉपिक में से दे रहे हैं। मजे हो गए आपके, कम मेहनत में ज्यादा हिसाब किताब मिल रहा है आपको। 6 क्वेश्चन आपको एंजाइम में से मिलने वाला है, पूरी की पूरी यूनिट एंजाइम की दे दी। 6 क्वेश्चन आपको फोटोसिंथेसिस में मिलने वाला है, तो 3 टॉपिक तो आपको फ्री के मिल गए, इसमें आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाम पे पूरा अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म और सेल सिग्नलिंग का बहुत एलिमेंट्री आइडिया है, लेकिन जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
मैकेनिज्म इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्लांट्स वगैरह के केस में वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बायोकेमिस्ट्री के नाम पे इन्होंने एनिमल बायोकेमिस्ट्री यहाँ घुसा दी है। अब घुसा दी तो घुसा दी, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप इस पूरी यूनिट को देखो, 5 यूनिट और आपकी यहाँ 5 यूनिट को, तो प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री, जो आपकी मेटाबॉलिज्म वाली बायोकेमिस्ट्री, यानी कि उतना हिस्सा मैं यहाँ पर अभी तो आपको प्रोटीन केमिस्ट्री पर तो लेके ही नहीं गया। मैंने एंजाइम को रखा है और इधर मेटाबॉलिज्म रखा है, प्लस फोटोसिंथेसिस, प्लांट वाटर रिलेशन और छोटी मोटी सिग्नलिंग। दैट्स इट। 5 यूनिट हुक बन गई, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको मुफ्त के मिल गए, मेहनत कम करनी पड़ी। इतनी मेहनत आपको, लेकिन थोड़ा सा जो फर्स्ट पेपर है आपका उसमें बहुत मेहनत करने वाले हो आप लोग। सीड डॉर्मेंसी अगेन एक क्लासिकल बॉटनी भी है और एक टिपिकल प्लांट फिजियोलॉजी भी है। उसके अलावा आप सेल बायोलॉजी में नॉर्मल पीके गुप्ता से लेकर लॉर्ड बाल्टीमोर दोनों टच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी इसी सेल बायोलॉजी में डाला है इन्होंने। उसके बाद बेसिक जेनेटिक्स के नाम पर इन्होंने टिपिकल वाली जो मैपिंग वाली जो जेनेटिक्स होती है वो वाली ऐड कर दी है। मेल स्टेरिलिटी का एक टॉपिक, यूनिक टॉपिक है जो प्योर बॉटनी वालों को ही पढ़ना होता है। अप्लाइड बायोटेक को इन्होंने टेक्निक्स इन सेल बायो के नाम पे दिया, उसमें जीन मैपिंग यहाँ पर डाला है। तो जेनेटिक्स आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी अच्छी खासा वेटेज दिया है प्रॉपरली 2 जगहों पर, जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर को पहले से लिया है, और उसके बाद जो प्लांट बायोटेक होता है जिसको जिसको जिस नाम से जानते हो आप, वो बहुत अच्छा वाला दिया है। अगेन घबराने की बात नहीं है, आप लोग काफी कुछ करके आए हो, नेट यूं ही तो क्वालिफाई नहीं हो गया ना, लाइक दिस। लेकिन जो 12वें नंबर की यूनिट है उसमें थोड़ा सा जोर आएगा आपको। प्योर बायोस्टेट से रिसर्च मेथोडोलॉजी टाइप के टॉपिक्स हैं, जिसमें स्टैट्स कैसे इस्तेमाल होती है बायोलॉजी में, वो सब कुछ आपको देखना है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा कुछ आपका कठिन नहीं होने वाला है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से जाना है, सब हो जाएगा। काफी कुछ है जो आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं और हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप में से कई लोग वर्किंग हैं, कई लोग शायद गृहिणियां हैं, कई लोग जयपुर से इतना दूर हैं कि यहाँ पर किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आ नहीं सकते। तो हमने जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनाया है आपकी कोचिंग के लिए वो है iGuruji। iGuruji एक सिंपल सा मोबाइल ऐप है। वैसे इसका जो एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है वो है विंडोज के साथ, जो मैं एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। iGuruji सिंपली आप इस वक्त जाएं गूगल प्ले स्टोर में, इस तरीके का iGuruji CA नेट गेट IIT जाम करके आपको एक टाइटल मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे सपोर्ट में यूट्यूब चैनल के ऊपर आके देख लीजिए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व करें। या मेरा फोन नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस फोन नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी मदद करूंगा। जो पेज खोलोगे आप ऐप का, उसमें इस तरीके का आपको नजर आएगा। पहली चीज तो इसका नोटिफिकेशन आता है ऊपर की तरफ बेल आइकन वाली जगह पर, उसको अगर आपकी ऐप में ये फीचर हो कि भाई नोटिफिकेशन सारे बंद हो रखे हैं तो प्लीज एटलीस्ट इस ऐप के लिए चालू कर लीजिए, बहुत काम की चीजें आती हैं इसमें। अंदर जाएं, वीडियो कोर्सेज हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, अपकमिंग एंड लाइव सेशन जैसे सेक्शंस हैं। जैसे सपोज आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जाएं तो अंदर जाके एक बार फ्री जितना भी है उस पर जाकर एक बार स्टार्ट का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि वहां जो मटेरियल अवेलेबल है उसको एटलीस्ट आप ट्राई कर सकें। डायरेक्टली चीजों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कोर्सेज में जाएं, वहां पर भी इस तरह की फ्री सीरीज हैं, फ्री डेमो वीडियोस हैं वहां पर। तो एक बार सारा का सारा देखें और देखें कि क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, क्या क्या आप इसके लिए इसको सही ढंग से ग्रेस्प कर सकते हैं। क्या हमारी कोशिश हो रही है कि हर तरह के बच्चे को हम एक्सेसिबल हो जाए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है चाहे हिंदी मीडियम का है, और हमारे अपनी कुछ फिलॉसफी है, कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर रहे हैं। तो इस ऐप को एक बार डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप कुछ चीजें और ज्यादा जान सकें और काफी कुछ मटेरियल आपको मिल सके।